everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोखली and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मनी मार्केट के बारे में. Okay, so in our previous video हम लोगों ने समझा कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, फिर हमने उसके फंक्शन समझ लिए, फिर हमने समझी उसकी बाइफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने बात किया कि एक मनी मार्केट होता है और एक कैपिटल मार्केट होता है. अब हम फाइनली मनी मार्केट को डिस्कस करने जा रहे हैं. ना सिर्फ हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि मनी मार्केट होता क्या है, बल्कि मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जिसका एक नाम लेके मैंने बता दिया था, इंट्रोडक्शन करा दिया था प्रीवियस वीडियो में ही. वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी डिटेल्ड वे में हम इसी एक पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे. तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा बट बहुत इफेक्टिव होगा. एक ही बार में आपकी पूरी मनी मार्केट की प्रेपरेशन हो जाएगी. सो बने रहिए मेरे साथ. एंड ये बोलते हैं मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स. जो लाइंस मैंने मार्क की हुई हैं, जो फ्रेजेस मैंने मार्क किए हुए हैं, मेरे साथ बुक में वो सारे फ्रेजेस मार्क कर लो. रीजन बीइंग दीज आर द की वर्ड्स, दीज आर द की फ्रेजेस. ये अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आपके आंसर का वेटेज बढ़ जाएगा. वेटेज नहीं, मतलब आपके आंसर का इंप्रेशन बढ़ जाएगा. ठीक है, वेटेज तो उतना ही रहेगा जितने का नंबर होगा. ओके, सो दे से कि ये आपकी शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है. मैंने आपको बताया था कि मनी मार्केट उन सिक्योरिटीज में डील करता है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या रहती है, मैक्सिमम 1 ईयर. मतलब किसी को 10 दिन के लिए पैसे चाहिए, 15 दिन के लिए पैसे चाहिए, तो वो कॉल मनी के मतलब दिस मनी मार्केट के थ्रू उठा सकता है वो पैसे. तो शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट कौन सॉर्ट करता है, आपका मनी मार्केट, which deals in monetary assets whose maturity period is up to 1 year. ये वो सारे assets में डील करता है जो कि 1 साल की वैलिडिटी के साथ आते हैं. मैक्सिमम, ये लिखा हुआ है वर्ड मैक्सिमम, 1 साल की वैलिडिटी के साथ. हमेशा याद रखना, सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स 1 साल के लिए नहीं होते हैं. कुछ 15 दिन के लिए होते हैं, कुछ 90 दिन के लिए होते हैं, कुछ कितने और दिन के लिए होते हैं. तो मैक्सिमम वर्ड लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यू कांट सिंपली राइट कि भैया मनी मार्केट इज इक्वल टू दिस, मतलब 1 साल वाले पीरियड वाले. नहीं, मनी मार्केट वो मार्केट है जो ऐसी सिक्योरिटीज में डील करता है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर जा सकता है. तो ये मैक्सिमम वर्ड क्या है, कीवर्ड है. These assets are close substitutes for money. ये बोलते हैं कि भैया जो जितना शॉर्ट टर्म फंड होता है उसको उतना ही इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. मानते हो कि नहीं मानते हो? फिक्स्ड असेट्स, मैंने फिक्स असेट्स खरीदे, अब उसे कैश में कन्वर्ट करना कितना मुश्किल है. मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने 10 लाख की मशीनरी खरीदी, मैंने 20 लाख का कोई एक प्लांट खरीद लिया. तीनों को बेचना क्या चुटकियों का काम होगा? कोई एक वो इमली की गोली है जो मैंने 1 रुपए में बेच दी, 2 रुपए में बेच दी? नहीं, इन सारी चीज़ों को बेचना बहुत ही कठिन होगा. तो इन सब को कैश में कन्वर्ट करना उतना ही कठिन होगा. लेकिन वहीं पे मैं एक पेन खरीद लेती हूँ, एक पेंसिल खरीद लेती हूँ, एक इरेजर खरीद लेती हूँ, एक शार्पनर खरीद लेती हूँ. इनको बेचना कितना ईजी होगा? हर एक इंसान खरीद सकता है क्योंकि छोटे अमाउंट का है, छोटे टर्म के लिए है. तो कैश मतलब ये जो चीज़ें होती हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं, इनको ईजिली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है. इनकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, नेगोशिएबल होते हैं ये. अब व्हाट इज़ नेगोशिएबल, उस पर भी आएंगे हम. It is a market where low risk, unsecured and short term debt instruments that are highly liquid are issued and actively traded every day. यहाँ पे इस सेंटेंस में लिखी हुई हर एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये ऐसे असेट्स में डील करता है जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं मनी के, मतलब मनी के जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं. इट इज़ अ मार्केट वेयर लो रिस्क, रिस्क क्या है, कम है. सिक्योरिटीज कैसी हैं, अनसिक्योर्ड है, मतलब सिक्योरिटी नहीं रखी हुई उनके ऊपर. फिर शॉर्ट टर्म के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर हाईली लिक्विड, मतलब बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट होती हैं, आर इशूड एंड ट्रेडेड
एवरी डे, हर रोज ऐसी सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है जो कि लो रिस्क के साथ आती हैं, अनसिक्योर्ड होती हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आती हैं और बहुत ज़्यादा लिक्विड होती हैं। तो ये चारों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। It has no physical location but is an activity conducted over the telephone and through the internet. ये बोलते हैं कि सब्जी मंडी की तरह मनी मार्केट कोई एक मार्केट नहीं है जो आपको फिजिकली दिखाई देगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक ऐसा मार्केट है जिसका कंडक्ट पूरा का पूरा फ़ोन पे होता है। ये पूरा मार्केट फ़ोन के थ्रू रेगुलेट होता है। आपको दुनिया में ऐसी कोई प्लेस नहीं मिलेगी कि ऐसा अलग से एक वो बनाया हुआ है रूम जिसको आप मनी मार्केट का नाम दे रहे हो। नहीं, ऐसा कोई इंडिविजुअल रूम नहीं होता जिसे हम मनी मार्केट का नाम देते हैं। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये मार्केट आपको दिखाई नहीं देता है। ये सिर्फ और सिर्फ फ़ोन के थ्रू इसका पूरा कंडक्ट होता है। फ़ोन पे डीलिंग होती है, फ़ोन पे पता चलता है, फ़ोन के थ्रू ही पूरी प्रोसेस चलती है। So it has no physical location but an activity that is conducted over telephone और इंटरनेट। ऑब्वियसली आजकल का ज़माना है, आजकल इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इंटरनेट पे भी ये पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। Then it says it enables the raising of short-term funds for meeting the temporary shortage of cash and obligations and the temporary deployment of excess funds for earning returns. मेरे पास 15 दिन के लिए बहुत सारा पैसा है, 15 दिन के बाद मुझे उसको इस्तेमाल करना है। मेरे पास 15 दिन के लिए बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन 15 दिन तक मुझे उसका कोई काम नहीं है। 15 दिन बाद मुझे उससे अपना बिजनेस शुरू करना है, तो 15 दिन के लिए मैं उसे मनी मार्केट में डाल सकती हूँ और मुनाफा कमा सकती हूँ। क्या समझे? ये बोलते हैं कि भैया आपके पास थोड़े से टाइम पीरियड के लिए एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है ना। मान लीजिए मेरे पास 2 करोड़ आया है, पर उसकी ज़रूरत मुझे 2 हफ्ते बाद है। 2 हफ्ते के लिए मैं उसे मनी मार्केट में डाल दूँ और 2 करोड़ से 2.5 करोड़ बना लूँ। ऐसे किया जा सकता है। सो टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सेस फंड्स मतलब क्या? जो एक्सेस फंड्स आपके पास हैं उनको टेम्परेरी वे में आप डिप्लॉय कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो मनी मार्केट में, या फिर आपको पता है कि अगले हफ्ते आपकी पेमेंट आ जाएगी कहीं से। 4 करोड़ आने वाली थी, कहीं से आ रही है, बीच में थोड़ी सी अटकी हुई है, तो उस टाइम पे आपको अर्जेंटली किसी को पेमेंट आज की आज ही करनी है, तो आप मनी मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। दोबारा सुनिएगा ये वाली चीज़। ये क्या बोल रहे हैं कि मेरा पैसा कहीं से आने वाला है 4 करोड़ रुपए, लेकिन वो किसी ट्रांजैक्शन के कारण अटका पड़ा है और उसको 1 हफ्ता लग जाएगा क्लियर होने में, या फिर चेक लगा हुआ है और चेक की प्रोसेस थोड़ी स्लो चल रही है, 1 हफ्ता लगेगा उसको क्लियर होने में। तो ऐसे सिनेरियो में मुझे अगर आगे पेमेंट करनी है और आज की आज अभी के अभी 1 मिनट के अंदर करनी है, तो आई विल अप्रोच व्हाट? मनी मार्केट। तो एक्स्ट्रा पैसा है तो उसे डिप्लॉय कर दो मनी मार्केट में और रिटर्न कमा लो। कम पैसा है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाला दोनों ही, ठीक है, कम पैसा है तो उसको भी आप क्या कर सकते हो? पूरा ले सकते हो मनी मार्केट से और उसके कम पैसे को ज़्यादा पैसा बना के यूज़ कर सकते हो। बट दोनों ही सिनेरियो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एप्लीकेबल है। लंबे समय के लिए अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम मनी मार्केट नहीं जा सकते हो। सिंपल सा रूल, शॉर्ट टर्म के लिए ही आप मनी मार्केट को अप्रोच कर सकते हो। लंबे समय के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो मनी मार्केट आपके लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं है। ये लाइन याद रखना, लंबा समय कैपिटल मार्केट, छोटा समय मनी मार्केट, लंबा समय कैपिटल मार्केट, छोटा समय मनी मार्केट। बस ये 2 अप्रोच आपको याद रखनी है। The major participants in the market are Reserve Bank of India, commercial banks, NBFCs, state governments, large corporate houses and mutual funds. ये उन पार्टिसिपेंट्स के नाम लिखे हुए हैं जो मनी मार्केट में डील करते हैं। RBI, स्टेट गवर्नमेंट, हमारा NBFCs, कमर्शियल बैंक्स, लार्ज कॉरपोरेट हाउसेस, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे के सारे मनी मार्केट में डील करते हैं और यहाँ से काफ़ी सारा मुनाफा भी कमाते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं हम। चलिए अब हम पढ़ते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। देखिए मनी मार्केट तो हमने समझ लिया कि वो मार्केट जहाँ पे 1 साल से कम की मैच्योरिटी वाले सिक्योरिटीज़ में डीलिंग होती है। बट वो सिक्योरिटी है कौन कौन सी, वो भी तो जानना ज़रूरी है। मैंने आपको बोला था ना कुछ पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ ही हैं जो मनी मार्केट में चलती हैं। मनी मार्केट का कंडक्ट टेलीफोन और इंटरनेट के थ्रू होता है। यहाँ वो सारी सिक्योरिटीज़, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है जिनको हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं एक एक करके। पर यहाँ पहले ब्रीफिंग देख लीजिए। ये बोलते हैं कॉल मनी एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल बिल्स है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है। अब मैं आपको बताती हूँ बच्चे अक्सर कहाँ कंफ्यूज होते हैं। वो कमर्शियल बिल्स और कमर्शियल पेपर में कंफ्यूज होते हैं, वो कमर्शियल बिल्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में कंफ्यूज होते हैं। तो ये सारी कंफ्यूजन क्योंकि आपको नहीं रहे, इसलिए मैं इसे बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी। अगर मान लीजिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या 3 का 2.5 नंबर का आता है, तो अभी जो मैं ब्रीफिंग कवर करूंगी उतना अगर आप लिखेंगे अपने आंसर में तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर ये उससे ज़्यादा मार्क्स का आता है या वो इंडिविजुअली आपसे पूछ लेते हैं ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, तो उस टाइम पे आपको अच्छे से उसके बारे में लिखना पड़ेगा। एंड आई एम गारंटिंग यू, लिख के ले लो, मतलब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे वो केस स्टडी में आ जाए तुम्हारे, चाहे वो तुम्हारा राइटिंग वाले में आ जाए, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप्स में आ जाए, किसी में भी आ जाए, एक क्वेश्चन तो आएगा डेफिनेटली। सो कॉल मनी कौन सा मनी होता है, कौन सा मनी इंस्ट्रूमेंट होता है? ये वो मनी इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। 2 बैंक्स हैं, आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं। 2 बैंक्स में से एक बैंक को आवश्यकता है दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए, वो फंड्स लेना चाह रहा है या देना चाह रहा है, तो वो कॉल मनी के थ्रू लेगा। सो ये स्पेसिफिकली किन के लिए होते हैं? इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए होते हैं। वेयरएज ट्रेजरी बिल्स की बात करें तो क्योंकि ट्रेजरी नाम है, खजाना, खजाना किसके पास रहता है हमारी कंट्री में? वैसे तो पॉलिटिशियंस के पास रहता है, लेकिन वो पॉलिटिशियंस किसकी निशानी होते हैं? गवर्नमेंट की निशानी होते हैं। तो हमारे यहाँ पे खजाना किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। तो गवर्नमेंट द्वारा इशू किए हुए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। अब बचपन में कभी तुमने पढ़ा होगा कि आरबीआई गवर्नमेंट का क्या है? बैंक है। बोलते हैं लोग आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है। तो गवर्नमेंट ये छुटुर पुटर काम खुद से ना करके आरबीआई के थ्रू करा देता है। तो ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, लेकिन खुद से नहीं करता। अपने छोटे भाई आरबीआई को बोलता है कि बेटा मेरे बिहाफ पे तू कर दे। होता है ना घर में बड़ा भाई सबके ऊपर ऑर्डर चलाता है, तो बस गवर्नमेंट भी हमारी ऑर्डर चलाती है आरबीआई को कि बेटा ये काम तो तुम्हारे सर के। और ये कितनी वैलिडिटी के होते हैं? 1 साल से कम की। फिर आता है कमर्शियल बिल्स। कभी भी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल में कोई दिक्कत जा रही है, वर्किंग कैपिटल के लिए आपको पैसा चाहिए। देखिए फिक्स कैपिटल के लिए तो आप बड़े बड़े अमाउंट के लिए जाएंगे और बड़े बड़े लंबे समय के लिए अमाउंट में जाएंगे, बट छोटे समय के लिए अगर तुम्हें जाना है, छोटे समय के लिए तुम्हें अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को सेट करना है, तो उस टाइम पे तुम्हें कमर्शियल बिल्स का सहारा लेना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक याद रखना, वर्किंग कैपिटल को यूजुअली शॉर्ट टर्म फंड्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं। और वहीं पे फिक्स्ड असेट्स को हम कैसे मैनेज करते हैं? हमारे फिक्स्ड असेट्स को मैनेज करने के लिए हम लॉन्ग टर्म लोन्स का, लॉन्ग टर्म फंड्स का सहारा लेते हैं। तो फिक्स असेट्स की बात हो रही है, फिक्स कैपिटल की बात हो रही है, तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म फंड्स की तरफ जाना पड़ेगा जो कि कैपिटल मार्केट में मिलेंगे। लेकिन अगर हमें वर्किंग कैपिटल के लिए जाना है, वर्किंग कैपिटल की अरेंजमेंट करनी है, तो हमें जाना पड़ेगा किस तरफ? हमें जाना पड़ेगा हमारे शॉर्ट टर्म फंड्स की तरफ, जो कि हमें कहाँ मिलेंगे? मनी मार्केट में मिलेंगे। मनी मार्केट की तरफ जाना होगा, नहीं
वर्किंग कैपिटल की तरफ जाना होगा, सॉरी गलत बोल दिया, वर्किंग कैपिटल की तरफ अगर आपको जाना होगा, उसको सेट करना है, उसकी बैलेंस को सेट करना है, उसके नीड को सेट करना है, तो आपको मनी मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। और वो किस फॉर्म में उठाएंगे आप? कमर्शियल बिल्स के फॉर्म में उठाएंगे। तो कमर्शियल बिल्स यूजुअली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को सेटल करने के लिए लगता है। देन है कमर्शियल पेपर, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे पैसे लिए, मैंने आपसे पैसे लिए और मैंने एक नोट आपको लिख के दे दिया कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैंने जो पैसे आपसे लिए हैं उन्हें मैं वापस कर दूंगी इस समय, इस टाइम, इस जगह पे। मैंने आपसे पैसे लिए हैं उधारी पे और एक नोट पे मैंने ये लिख दिया कि मैंने इस इंसान से पैसे लिए हुए हैं एंड आई प्रॉमिस टू पे बैक ऑन दिस पर्टिकुलर डेट दिस मच अमाउंट। तो ये क्या होता है? ये होता है प्रॉमिसरी नोट, एक ऐसा नोट जिसमें एक प्रॉमिस छिपा होता है। तो प्रॉमिसरी नोट ही की फॉर्म में होता है हमारा कमर्शियल पेपर। तो पेपर, प्रॉमिसरी नोट, बस याद रखिएगा। और ये किस नेचर का होता है? ये अनसिक्योर्ड नेचर का होता है, सिक्योर्ड नेचर का नहीं होता। अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड क्या होते हैं ये तो आपने अकाउंट्स में ऐसे ही पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं। यहाँ पे कमर्शियल बिल्स लिखा हुआ है, बच्चे क्या करते हैं? कमर्शियल बिल्स इज इक्वल टू कमर्शियल बैंक्स, बट वो गलत होता है बेटा। कमर्शियल बैंक्स वर्किंग कैपिटल की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स देता है। इसको आप याद कैसे रखेंगे? फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं हम बैंक से, सेविंग डिपॉजिट खुलवाते हैं, करंट डिपॉजिट खुलवाते हैं, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी आप किससे खुलवाएंगे? बैंक से ही खुलवाएंगे। तो एफडी, आरडी, जब सारे तरह के डिपॉजिट बैंक देता है तो ये वाला डिपॉजिट भी तो बैंक ही देगा। तो ऐसे डिपॉजिट से आप उसको याद रख सकते हैं। चलिए मैं दोबारा से आपको एक बार रिवाइज कराती हूँ। कॉल मनी इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए होती है। दो बैंक्स को आपस में ट्रांजैक्शन करना है तो वो कॉल मनी का इस्तेमाल करते हैं। ऑन द अदर साइड ट्रेजरी बिल्स की बात करें तो ट्रेजरी बिल्स क्योंकि खजाने से रिलेटेड होते हैं और खजाना किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। तो गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू इसे इशू करता है और ये 1 साल से कम वैलिडिटी के लिए होते हैं। ऑब्वियसली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो 1 साल से कम के लिए होंगे। एंड देन है कमर्शियल बिल्स, ये आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एग्जिस्टेंस में आता है। फिर है कमर्शियल पेपर जो कि अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है कि हम प्रॉमिस करते हैं टू पे यू दिस मच अमाउंट, वैसा प्रॉमिसरी नोट बनता है यहाँ पे। लास्ट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? ये कमर्शियल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट, आरडीज, ये सारी चीज़ें हमारा कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करता है, उसी प्रकार से हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी बैंक ही करता है, कमर्शियल बैंक ही करता है। चलिए यहाँ पे हमने ब्रीफिंग देख ली है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की, बट अब हम शुरू करते हैं फाइनली हमारा एक एक करके सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ना, जिसकी शुरुआत हम करेंगे हमारे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से, दैट इज ट्रेजरी बिल। नाउ व्हाट इज ट्रेजरी बिल? देखिए, ट्रेजरी बिल इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग by whom? Government of India, maturing in less than 1 year. They are known as zero coupon bonds also. अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या हैं, तो याद रखिएगा ट्रेजरी बिल्स को ही दूसरे लैंग्वेज में हम जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं। तो ट्रेजरी बिल्स का ही दूसरा नाम क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक कौन? आरबीआई। On behalf of central government to meet its short-term requirement of funds. Okay, so what they say?
भाई हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट को भी कभी कभी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, छोटे मोटे टाइम पीरियड के लिए, 40 से 60 दिन के लिए। हमारी गवर्नमेंट को 60 दिन के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी, किससे लेंगे? सिटीजन से लेंगे। लेकिन सिटीजन से अगर वैसे मांगेंगे तो सिटीजन्स बोलेंगे भैया कितना तो लूटते हो टैक्स के नाम पे, कितना तो लूटते हो 10 और चीज़ों के नाम पे, अब तुम्हें हम पैसे भी दे दे तुम्हें चलाने के लिए, ये क्या बात हुई? तो ये बोलते हैं कि नहीं भाई साहब, हम ना वैसे पैसे नहीं मांग रहे, हम उधारी पे पैसे मांग रहे हैं। हम आपको ट्रेजरी बिल्स इशू करेंगे, हम आपको जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू करेंगे, जिसके बदले में आप हमें पैसे देंगे, जो पैसे हम सूद समेत आपको लौटा देंगे। तो सूद समेत मतलब इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे मिल जाएंगे। यहाँ इंटरेस्ट नहीं होता, यहाँ अलग किस्म का रिटर्न होता है, उसके बारे में बात करेंगे। बट गवर्नमेंट जब हमसे उधारी पे सामान लेता है, शॉर्ट टर्म की उधारी पे जब सामान लेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे हमारा, उसे हम क्या बोलेंगे? हमारा ट्रेजरी बिल। क्या गवर्नमेंट खुद ये काम करता है? गवर्नमेंट बोलता है नहीं भाई, हम बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे काम है, इसके लिए हमने अपने छोटे भाई को रखा हुआ है, जो कि कौन है? RBI, गवर्नमेंट का बैंक। गवर्नमेंट का बैंक उसकी ये रेगुलेशन करता है। और टी बिल्स, इनको ट्रेजरी बिल्स के साथ साथ टी बिल्स भी बोला जाता है, दैट इज द शॉर्ट टर्म। ठीक है, अगर कभी टी बिल्स लिखा है, जीरो कूपन बॉन्ड्स लिखा है या ट्रेजरी बिल्स लिखा है तो समझना बात सेम ही है। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60 दिन के लिए पैसे चाहिए थे, उधारी पे लेने हैं, तो टी बिल्स इशू करेंगे और RBI करवाएगा वो इशू, और उससे जो पैसे का कलेक्शन होगा गवर्नमेंट उससे अपना काम चला लेगा और 60 दिन बाद ये पैसे वापस कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके पैसे गवर्नमेंट ने हजम कर लिए हैं, गवर्नमेंट ये पैसा बकायदा आपको देता है। वैसे आई नो बहुत सारी चीज़ों में वी डोंट रियलाइज गवर्नमेंट की चीज़ें, लेकिन बॉन्ड्स, उनके द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज़ सबसे ज़्यादा सेफ मानी जाती हैं। अगर आप कभी मार्केट में जाओ ना कि मेरे को सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, तो गवर्नमेंट वाली सबसे सेफ कंसिडर की जाती हैं, सबसे कम रिस्क वाली कंसिडर की जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट की एश्योरिटी है, अगर वो चीज़ डूब भी गई, सिक्योरिटीज़ डूब भी गई, आपको पैसा नहीं मिला, तो गवर्नमेंट खड़ी है जवाबदेही के लिए, और गवर्नमेंट कभी अपना नाक नीचे नहीं होने देगी, कभी अपना नाम खराब नहीं होने देगी। सो इसलिए जब भी आप मार्केट में सिक्योरिटीज़ खरीदने जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेस्ट प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट की बैकिंग होती है। ऐसे ही कोई प्राइवेट बैंक में अगर आप पैसे लगाते हैं, किसी प्राइवेट बैंक में आपने क्या किया? आपने पैसे लगाए, अगर वो बैंक डूबेगा ना, आपके पैसे भी डूब जाएंगे। PNB के साथ हुआ था, PNB नहीं शायद एक और बैंक के साथ पिछले कुछ दिनों पहले हुआ था। बट जब आप गवर्नमेंट के बैंक्स, गवर्नमेंट के द्वारा बैकिंग प्रोवाइड किए हुए बैंक्स में पैसा लगाते हैं, लाइक SBI वगैरह, तो आपको एक श्योरिटी होती है कि अगर बैंक डूब भी गया तब भी गवर्नमेंट हमारे पैसे नहीं खाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे अपना नाक नहीं नीचे होने देना चाहता। गवर्नमेंट ये इंप्रेशन नहीं छोड़ना चाहता सिटीजन्स में कि भैया गवर्नमेंट भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा आपका ट्रस्ट मेंटेन करने की कोशिश करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके पैसे सेफ रहेंगे। तो टी बिल्स बहुत ही सेफ तरीका होता है पैसे इन्वेस्ट करने का। आपके लिए बता रही हूँ, आप और मेरे लिए बता रही हूँ। गवर्नमेंट तो इससे पैसा कमाती है, पैसा मतलब बोरो करती है, लेकिन हम इसमें अपना इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं। बीइंग इन्वेस्टर्स, अगर हमें कभी इन्वेस्ट करने हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, टी बिल्स खरीद लीजिए। ठीक है, सो गवर्नमेंट को छोटे मोटे टाइम पीरियड के लिए अगर पैसे बोरो करने होते हैं, वो RBI को बोल के टी बिल्स इशू कराती है, और वो जितने भी टाइम पीरियड के लिए होते हैं उसके बाद उसको आपको अपने पैसे वापस मिल जाते हैं। चलिए वापस आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि इन बिल्स को हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं, और ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट।
मैंने आपको बताया था ना प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, एक ऐसा लेटर, एक ऐसा नोट जिस पे लिखा होता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे मेरे पैसे लौटाने हैं जिस भी इंसान से मैंने लिए हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा ही एक प्रॉमिस करता है आपके साथ कि जो भी पैसा हम तुमसे उठा रहे हैं उधारी पे, हम तुम्हें लौटाएंगे। दे आर हाईली लिक्विड एंड हैव अश्योर्ड यील्ड एंड नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। बोला था ना मैंने, अब भी जस्ट बोला था मैंने कि ये बहुत सेफ कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग है इसको। आपको बहुत ही कम डिफॉल्ट का रिस्क दिखेगा इसमें। आपको कभी भी इन्वेस्ट करना है, पैसा बहुत अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। दे आर इश्यूड एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द फेस वैल्यू एंड रिपेड एट पार। चलिए इस लाइन को डिस्कस करते हैं, ये क्या बोलती है। ये लाइन बोलती है कि भाई ये जो है, ये वाली सेंटेंस को हम थोड़ा एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये बोलते हैं कि भैया कोई इंसान ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट क्यों करे। मैं अगर ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कोई भी इंसान बिना मतलब के पैसे आपको नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो रिटर्न कमाना चाहता है, या फिर वो डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, या किसी भी वे से कोई ना कोई रिटर्न तो कमाना चाहता है। तो मैं ट्रेजरी बिल्स में क्यों इन्वेस्ट करूं, दैट्स द क्वेश्चन। उसका आंसर है कि आपको कुछ वैल्यू मिलती है। किस तरीके से वो बताती हूँ। गवर्नमेंट ने मान लो ट्रेजरी बिल्स इशू किए, ठीक है, जिनकी वैल्यू थी फॉर से 100 रुपये। बहुत छोटा अमाउंट में ले रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 100 रुपये का ट्रेजरी बिल था जो गवर्नमेंट ने इशू किया है। ये बिल आपको पड़ेगा 90 रुपये में। मतलब आप गवर्नमेंट को कितने पैसे देंगे, 90 रुपये देंगे। कब देंगे, आज देंगे, जब भी आपने वो खरीदा होगा। ये मान लीजिए ट्रेजरी बिल था फॉर से 2 महीने का, 2 मंथ्स का था। इसकी वैलिडिटी क्या थी, 60 दिन 2 महीने, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टी बिल्स इशू किए 2 महीने के लिए, जिसकी फेस वैल्यू थी कितनी, 100 रुपये। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देगा 90 रुपए में। आज आप गवर्नमेंट को कितने रुपए दोगे, 90 रुपए, मात्र 90 रुपए। लेकिन 2 महीने बाद, जब 2 मंथ्स बाद, जब उस टी बिल की एक्सपायरी आ जाएगी, मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, तो उस सिनेरियो में आपको गवर्नमेंट कितने रुपए देगा, सोच के देखिए। दोबारा से बोलूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टी बिल्स इशू किए 2 महीने के लिए 100 रुपए की फेस वैल्यू के साथ, बट आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपसे पैसे लिए हैं 90, और 2 महीने बाद जब वो टी बिल्स मैच्योर हो रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कितने पैसे देगा। लिए कितने थे, 90, फेस वैल्यू क्या थी, 100। बताइए 90 देगा या 100 देगा, सोच के देखिए। 90 देगा, 100 देगा। दोबारा से बोलूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 रुपए के टी बिल्स इशू किए हैं, आपने सिर्फ 90 रुपए दिए हैं गवर्नमेंट को। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने मांगे ही आपसे 90 रुपए थे। लेकिन 2 महीने बाद जब वो टी बिल्स मैच्योर हो रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको कितने रुपए करेगा, आंसर है 100। गवर्नमेंट आपको फेस वैल्यू पे ही वापस करता है, लेकिन आपसे कम पैसे में खरीदता है। तो 100 रुपए की चीज उसने 90 रुपए में खरीदी, मतलब 10 रुपए कम में खरीदी। इस 10 रुपए को हम क्या बोलते हैं, इसको हम टी बिल्स की लैंग्वेज में डिस्काउंट बोलते हैं। इसको हम टी बिल्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टी बिल्स 2 महीने के थे, 100 रुपए फेस वैल्यू थी, 90 रुपए में इन्होंने क्या किया है, दिया है लोगों को, मतलब 90 रुपए लिए हैं लोगों से और टी बिल्स उनको इशू किया है। 2 महीने बाद जब टी बिल्स मैच्योर हो रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको रिपे करेगी पूरे 100 रुपए, पूरे के पूरे 100 रुपए। और यही 100 में से 90 माइनस करे, जो 10 एक्स्ट्रा आया है ना,
उसको हम टी बिल्स की लैंग्वेज में डिस्काउंट बोलते हैं। टी बिल्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। गवर्नमेंट ने आपको फेस वैल्यू से कम के प्राइस में बेचा और फेस वैल्यू पे, पार वैल्यू पे वापस किया। यही सेंटेंस तो लिखा हुआ था। दे आर इशूड एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द फेस वैल्यू एंड रिपेड एट पार। लोअर देन द फेस वैल्यू एंड रिपेड एट व्हाट? पार। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? दे से the difference between the price at which the treasury bills are issued and their redemption value is the interest receivable on them। जो दोनों का डिफरेंस है उसको हम इंटरेस्ट रिसीवेबल बोलते हैं। मतलब जो हमें पैसा मिल रहा है, जो हमारी एक्चुअल इनकम है। 90 रुपए दिए थे हमने किसी को, उसने हमें 100 लौटाए, तो 10 रुपये क्या हुआ? हमारी एक्स्ट्रा इनकम ही हुई ना। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज ट्रेजरी बिल्स के बारे में। ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 20 फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। ये बोलते हैं कि ट्रेजरी बिल्स जब भी इशू होते हैं वो 25,000 के मल्टीपल्स में इशू होते हैं। मिनिमम तो 25,000 आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, मिनिमम 25,000 तो आपको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम उसके मल्टीपल्स, मतलब 25,000 से 50,000, 75,000, 1 लाख, 1,25,000, 1,50,000, तो इस तरह से 25,000 के मल्टीपल्स में चलती है ये पूरी चीज़। चलिए एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे। ये बोलते हैं सपोज एन इन्वेस्टर परचेजेस अ 91 डेज ट्रेजरी बिल। कितने दिन के लिए इशू किया है? 91 डेज के लिए, ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए। विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। फेस वैल्यू क्या थी? 1 लाख। कितने में इशू किए? 96,000 में। बाय होल्डिंग द बिल अंटिल द मैच्योरिटी डेट। अगर आप 91 डेज तक इसे होल्ड करके रखते हैं तो आपको मिलेगा 1 लाख रुपया। तो ये जो 4,000 है, 1 लाख और 96,000 का डिफरेंस, ये 4,000 आपका क्या है? आपकी कमाई है। मैंने गवर्नमेंट को कितने दिए? मैंने गवर्नमेंट को दिए 10 रुपए। गवर्नमेंट ने मुझे लौटाए कितने? 12 रुपए। दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 रुपए। ये 2 रुपए क्या है? मेरी कमाई है। मैं किसी को लोन भी देती हूँ तो लोन कैसे देती हूँ कि 100 रुपए का लोन दूंगी, वो मुझे 150 रुपए दे देगा या 120 रुपए दे देगा। यही करते हैं ना। तो बस यही है कि गवर्नमेंट ना उसके ऊपर ना दे के कम प्राइस में ले लेती है कि 100 रुपए की चीज़ आपसे 96 रुपीज़ में ले लेगी और फिर वापस करते हुए 100 रुपए में देगी, तो 4 रुपए आपका क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। तो ट्रेजरी बिल्स में इस तरह से डिस्काउंट के थ्रू आपका फायदा होता है। ट्रेजरी बिल्स में कैसे फायदा होता है? डिस्काउंट्स के थ्रू। चलिए नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल पेपर। ये क्या बोलता है? ये बोलते हैं कमर्शियल पेपर इज द शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। पहले तो जो ये अंडरलाइन है पूरा फ्रेज, इसी को अच्छे से समझ लो। अनसिक्योर्ड मतलब जो कि सिक्योर्ड नहीं है, मतलब पैसा डूबा तो डूब ही जाएगा, इसके बदले कुछ बेच के आप अपना काम नहीं चला सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए अकाउंट्स की वीडियोस देखिए। तो अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? मैं बता चुकी हूँ। एक ऐसा नोट जिसमें हम लिखते हैं कि आई प्रॉमिस टू पे यू दिस मच अमाउंट बाय दिस मच डेट, दिस डेट। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में मैं ऑलरेडी रेफरेंस कवर कर चुकी हूँ, 11th की वीडियोस में नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। तो ये कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? हमारे अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होते हैं जो कि नेगोशिएबल रहते हैं। नाउ व्हाट इज नेगोशिएबल? एक ऐसी चीज़ जो हम इजीली एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 100 रुपये का नोट था मेरे पास, ठीक है। मैंने फॉर से 1 किलो जामुन खरीदे। जामुन का मौसम है, मस्त 1 किलो जामुन खरीद लिए मैंने। अब ये 100 रुपये का नोट मैंने दे दिया जामुन वाले को। चलिए 100 रुपये का नोट मेरे से कहाँ चला गया? जामुन वाले के पास चला गया। अब जामुन वाले ने वही 100 रुपये का नोट किसको दिया? अपनी बीवी को दिया कि जा तू मार्केट से सामान ले आ घर का। उसकी बीवी ने वही ग्रॉसरी शॉप वाले को दिया और वहाँ से सामान परचेज कर लिया।
वही नोट ग्रोसरी शॉप वाले ने किसको दिया? अपने सप्लायर को दिया। उसके सप्लायर ने मेरे यहाँ से कोई सर्विस ली थी तो उसने वो पैसे मुझे वापस कर दी। तो ये पूरा सर्कल घूम के आया है एक नोट। मतलब ये नोट इजीली ट्रांसफरेबल है, इजीली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है। मतलब ये क्या है? नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबिलिटी कितनी है, क्या हम उसे एक इंसान से दूसरे इंसान, तीसरे इंसान, चौथे इंसान, पांचवें इंसान, छठवें इंसान तो दे सकते हैं। तो बस वही चीज़ है। एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। आपको अगर किसी को देना है वो तो एंडोर्स करना पड़ेगा, मतलब अपना साइन करना पड़ेगा कि आई एम पासिंग दिस डॉक्यूमेंट टू सम अदर पर्सन, और उस पर अपना साइन देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट करना। तो कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होते हैं जो कि नेगोशिएबल रहते हैं, ट्रांसफरेबल रहते हैं और फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के साथ आते हैं। It is issued by large and credit-worthy companies to raise short-term funds at lower rates of interest than market rates. ये लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनीज, मतलब जिनके ऊपर रिलाई करता है गवर्नमेंट, जो नॉट गवर्नमेंट, पीपल, जिनके ऊपर मार्केट में लोग रिलाई करते हैं, बड़ी बड़ी ऐसी क्रेडिट वर्दी कंपनीज जो होती हैं, वो अपना शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने के लिए लोअर रेट्स पे इसका सहारा लेती हैं। It usually has a maturity period of 15 days to 1 year. 15 दिन से लेके 1 साल तक की इसकी वैलिडिटी हो सकती है। कितना भी आप चुन सकते हो, चूज कर सकते हो। The issuance of commercial paper is an alternative to bank borrowing for large companies that are generally considered to be financially strong. बड़ी बड़ी कंपनीज जिनको लोग समझते हैं यार ये तो बिंदास कंपनी है, बहुत सही कंपनी है, फाइनेंशियली बहुत साउंड स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अगर उन कंपनीज को बैंक के पास बोरोइंग लेने नहीं जाना होता तो उनके लिए बहुत अच्छा तरीका होता है। मतलब जाके मनी मार्केट में आपने क्या किया है? कमर्शियल पेपर इशू किया है और वहाँ पे लोगों ने खरीदा और आपको पैसे दे दिए फॉर द टाइम बिंग। कितने दिन के लिए दे सकते हैं? 15 दिन से लेके 1 साल तक के समय के लिए। Now the question arises कि क्या 15 दिन से कम के लिए इसे इशू किया जा सकता है? मतलब मैं 7 दिन के लिए इशू करना चाहती हूँ, 4 दिन के लिए करना चाहती हूँ, 5 दिन के लिए करना चाहती हूँ, तो क्या मैं कमर्शियल पेपर इशू कर सकती हूँ? आंसर इज नो। मिनिमम टाइम पीरियड इज 15 डेज, मैक्सिमम इज 1 ईयर। बस इसी के टाइम के अंदर जो टाइम आता हो वही आप कमर्शियल पेपर को असाइन कर सकते हैं। खुद सोच के देखो ना यार, 15 दिन से कम तो फॉर्मेलिटीज करने में ही कितनी बार टाइम लग जाता है, तो कैसे ही रखोगे? इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। जैसे ट्रेजरी बिल्स के साथ हो रहा था ना कि डिस्काउंट पे हो रहा था और रिडीम कर रहे थे हम पार पे, मतलब 100 रुपए की चीज को हम 90 रुपए में लोगों को दे रहे थे और रिडीम करते वक्त 100 रुपए वापस कर रहे थे। नाउ व्हाट इज रिडम्पशन? रिडीम करना पता है क्या होता है? रिडीम करने का मतलब होता है कि वापस करना। मैंने किसी से अगर कोई चीज़ ली है, उसकी वैल्यू अगर 3 महीने तक ही है, उसकी मैच्योरिटी अगर 3 महीने तक ही है, तो 3 महीने बाद मुझे उसे रिडीम करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा उस ट्रांजैक्शन को। तो रिडम्पशन हम पार पे करते हैं और इशू हम करते हैं डिस्काउंट पे। पार पे मतलब जो ये वैल्यू है 100 रुपए की, जितने की भी फेस वैल्यू होगी। The original purpose of commercial paper was to provide short-term funds for seasonal and working capital needs. Initially कैसे शुरू हुआ था ये कि जब भी कंपनी को सीजनल, मतलब कोई एक पर्टिकुलर सीजन में जो काम आता था उसको करना होता था, या फिर वर्किंग कैपिटल में कभी कुछ गड़बड़ हो जाती थी उसको सेट ऑफ करना होता था, तो इन सब चीज़ों के लिए ओरिजिनली ये कमर्शियल पेपर की कॉन्सेप्ट आई थी। सो कमर्शियल पेपर क्या बोलता है? अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है जो कि नेगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल है। ये जनरली लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनीज द्वारा इशू किया जाता है शॉर्ट टर्म फंड्स को वो करने के लिए, फंड्स की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। 15 दिन से कम टाइम पीरियड के लिए नहीं हो सकता, 15 दिन मिनिमम है और 1 साल तक ये वैरी कर सकता है। ऑल्टरनेटिव है बैंक बोरोइंग्स के, मतलब बैंक के पास नहीं जाना तो फिर तुम यहाँ पे आ जाओ। और डिस्काउंट पे इशू होता है जिस प्रकार से टी बिल्स होते थे। अच्छा, टी बिल्स और इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा? ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए जाते हैं, वेयरएज ये वाले कमर्शियल किसके द्वारा, कमर्शियल पेपर किसके द्वारा किए जाते हैं? क्रेडिट वर्दी कंपनीज के द्वारा इशू किए जाते हैं।
मैं ना लास्ट में एक कंपैरिजन वाला चार्ट भी ड्रॉ करूंगी जिसमें मैं सारे पॉइंट्स मेंशन करूंगी कि कौन किसके द्वारा इशू किया जा सकता है, तो वहां पे वो कवर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज यूज दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्पसेज ऑफ ब्रिज फाइनेंसिंग. ओके, अ न्यू टर्म, व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग? चलिए इसको समझते हैं. अब हम ये डिलीट कर देते हैं, आ जाते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग पे. ब्रिज फाइनेंसिंग को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. देखिए, ये एक कंपनी थी, ठीक है. इस कंपनी को बहुत सारा पैसा चाहिए था और बहुत लंबे समय के लिए चाहिए. अब आप सोचेंगे लंबे समय के लिए चाहिए तो मतलब मनी मार्केट तो काम नहीं आएगा. तब तो कौन सा मार्केट काम आएगा? कैपिटल मार्केट. पर फिर हम कैपिटल मार्केट यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेटा लिंक है, तभी पढ़ा रही हूँ. कैपिटल मार्केट से इनको पैसा लेना था. क्या करना था इनको? शेयर्स इशू करने थे. पर ऐसे तो नहीं होता ना कि मैं जादू की छड़ी घुमाऊं और शेयर्स इशू हो जाएं. शेयर्स इशू करने में 100 फॉर्मेलिटीज होती हैं, 100 काम होते हैं, 100 एक्सपेंडिचर्स होते हैं. तो कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं कैपिटल मार्केट से, जिसके लिए इसे बहुत सारा कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा. शेयर्स इशू करने में जो या सिक्योरिटीज इशू करने में जो कॉस्ट आता है उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ. फ्लोटेशन कॉस्ट इज नथिंग, जो पैसा हम खर्च करते हैं सिक्योरिटीज को इशू करने में उसे बोलते हैं. फिर से शेयर्स इशू करने हैं तो ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, वैल्यूअर्स को पता नहीं क्या क्या चीज़ें देनी पड़ती हैं, तो उस चीज़ पे बहुत सारा खर्चा हो जाता है. बस उसी खर्चे को फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं. अब देखिए, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट तो आप अपनी कैपिटल मार्केट से पूरी कर रहे हो, लेकिन जो फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है इसमें भी तो पैसा लगा है. मान लीजिए मुझे लग रहे हैं 10 लाख रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट के और इशू करना चाह रही हूं मैं मार्केट से 3 करोड़ रुपए. तो यहाँ पे ये जो 10 लाख रुपए हैं जो मेरी टेम्परेरी नीड्स मतलब मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट कवर करने वाले हैं, उसको मैं मनी मार्केट के थ्रू अपना एडजस्ट कर सकती हूँ. क्या समझे? मतलब पहले ये कंपनी मनी मार्केट से फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए पैसा उठाएगी और फ्लोटेशन कॉस्ट को इनकर करके शेयर्स इशू करेगी कैपिटल मार्केट में और 3 करोड़ रुपए का पैसा लेके जाएगी अपने साथ. तो यहाँ क्या हो गया? दोनों का मिक्सचर हो गया. कैपिटल मार्केट भी इस्तेमाल हो रहा है, मनी मार्केट भी इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन कैपिटल मार्केट को रीच करने के लिए आप मनी मार्केट को एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो. ये कंपनी क्या कर रही है? कैपिटल मार्केट तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज का इस्तेमाल कर रही है जिसको हम बोलते हैं मनी मार्केट. क्या समझे? मुझे नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है. एक किनारा है कंपनी का आज का सिचुएशन, दूसरा किनारा है कैपिटल मार्केट. तो कंपनी को कैपिटल मार्केट तक पहुंचना है तो एक ब्रिज का इस्तेमाल होगा. उस ब्रिज को हम बोलते हैं मनी मार्केट. तो उस मनी मार्केट, ये ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट को पूरा हम क्या बोलेंगे? ब्रिज फाइनेंसिंग. कि कैपिटल मार्केट तक पहुंचने के लिए आपने फ्लोटेशन कॉस्ट जो उठाई है मनी मार्केट के थ्रू, उसको हम बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग. दोबारा से समझिएगा, कंपनी है, कंपनी को कैपिटल मार्केट तक पहुंचना है, शेयर्स इशू करने हैं 3 करोड़ रुपए के, लेकिन शेयर्स इशू करते वक्त बहुत सारे खर्चे होते हैं, कंपनी के पास उसके लिए भी पैसा नहीं है. इस खर्चों को हम क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट. कंपनी के पास पैसे ही नहीं है फ्लोटेशन कॉस्ट को इनकर करने के लिए, तो ऐसे सिनेरियो में पहले वो मनी मार्केट जाएगी, फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए पैसे जुगाड़ेगी और उसके बाद उस कॉस्ट के साथ, उस पैसे के साथ कैपिटल मार्केट में जा पाएगी. और इस पूरे इंस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग. So what is bridge financing? Suppose a company needs long-term finance to buy some machinery. किसी कंपनी को long-term finance की जरूरत है मशीनरी खरीदने के लिए. In order to raise the long-term funds in the capital market, the company will have to incur flotation cost.
कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स लेने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट को इनकर करना पड़ेगा। कॉस्ट एसोसिएटेड विद फ्लोटिंग ऑफ एन इशू और ब्रोकरेज कमीशन प्रिंटिंग, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो खर्चे की बताया हुआ है। प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, ये करोगे वो करोगे। फंड्स रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। कमर्शियल पेपर का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर कर सकते हैं। और फ्लोटेशन कॉस्ट को कमर्शियल पेपर, दैट मीन्स मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से क्योंकि आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे व्हाट, ब्रिज फाइनेंसिंग। कंपनी की आज की सिचुएशन, कैपिटल मार्केट तक पहुंचना है तो रास्ता का जो ब्रिज है वो हो जाएगा आपका कमर्शियल पेपर, विच इज योर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रिज फाइनेंसिंग। चलिए लगे हाथ, आपने एक और कॉन्सेप्ट समझ लिया। ये ब्रिज फाइनेंसिंग टर्म कहीं पे भी 1 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। 5 नंबर में पूछा तो अच्छा सा एग्जाम्पल देना है। जैसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कॉन्सेप्ट समझाई, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ाया, तो वैसे ही आप करेंगे। अगर 2 नंबर में पूछ लिया तो स्ट्रेट अवे इतना लिखना मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ब्रिज फाइनेंसिंग। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज कॉल मनी। कॉल मनी के बारे में बात की जाए तो ये भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस का ही एक तरीका होता है। ऑब्वियसली हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं और सारे के सारे शॉर्ट टर्म के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। रिपेबल ऑन डिमांड, इसको आप डिमांड पे रीपे भी करते हैं। किस प्रकार से, देखिए जैसे आप बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं, जब आपका मन होता है बैंक से वापस मांग लेते हो ना। बैंक ये तो नहीं करता कि नहीं नहीं सर मैं अभी नहीं दे सकता, मैं 2 महीने बाद दूंगा। नहीं कर सकता है वो ऐसा, क्योंकि आपने अपनी विश से बैंक में पैसे डिपॉजिट किए थे और अपनी विश से ही उसे निकाल सकते हैं। हाँ, फिक्स डिपॉजिट पे एट टाइम्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस पुट की जाती हैं कि फिक्स डिपॉजिट क्योंकि आपने बोल के दिया था 4 साल के लिए दे रहा हूँ, इसलिए हम आपको रिटर्न नहीं कर सकते, या रिटर्न करते वक्त थोड़ी सी पेनल्टी काट लेते हैं, बट नॉर्मली वो आपका पैसा नहीं रोक सकते हैं। कॉल मनी में भी उसी प्रकार से ही होता है। कॉल मनी में ये बोलते हैं कि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस का तरीका है जो कि डिमांड पे रिपे किया जाता है विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days। वाओ, सिर्फ 1 दिन से लेके 15 दिन तक का ही समय होता है। देखिएगा, गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, 1 से 15 दिन की ही वैलिडिटी होती है, बस उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। बहुत छोटे अमाउंट के लिए, बहुत छोटे पीरियड के लिए किया जाता है। यूज फॉर व्हाट, इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस, क्योंकि दोनों बैंक्स हैं। इंटर बैंक मतलब बैंक्स के बीच में, दोनों बैंक्स हैं, मतलब कैश तो फुल ऑन आता जाता रहता होगा। तो यहाँ पे इन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रखी है, इसी कारण कि 1 दिन से 15 दिन के अंदर अंदर लेन देन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बैंक लोन क्यों लेता है वो समझते हैं, मतलब एक दूसरे बैंक से वो ऐसे कॉल मनी के थ्रू क्यों वो करेगा। बिफोर दैट, कॉल मनी मतलब कॉल पे ही रिपे होने वाली, कॉल पे ही अरेंज होने वाली मनी। तो वैसे याद रखना कि कॉल मनी रिपेबल ऑन डिमांड होती है। जैसे आपने कॉल किया कि पैसे वापस करो, पैसे वापस हो जाएंगे। देखिए, बैंक्स को ना अपने पास और आरबीआई के पास एक एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स में भी इसके बारे में कि आरबीआई मतलब बैंक्स को अपने पास और आरबीआई के पास, दोनों के ही पास रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं। सीआरआर के नाम से, एसएलआर के नाम से। सीआरआर प्लस एसएलआर, इन दोनों नामों से बैंक को 2 रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, करते हैं तो करते हैं। ये क्यों किए जाते हैं, देखिए, बैंक में पैसे डाले, बहुत सारे लोगों ने फिक्स डिपॉजिट कराए, मतलब बैंक के पास 10 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट हैं लोगों के, बट बैंक डूब गया। क्या लोगों के पूरे पैसे चले जाएंगे, 10 करोड़ के 10 करोड़? नहीं, बैंक के पास मिनिमम एक अमाउंट होना चाहिए ताकि आप उन्हें बिल्कुल एग्जैक्ट 10 करोड़ नहीं रिटर्न कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 5 करोड़ तो करो, 3 करोड़ तो करो, 2.5 करोड़ तो करो।
तो एक श्योरिटी अपने पास रखने के लिए आरबीआई ने ये एक रूल बनाया था कि हर बैंक को थोड़ा पैसा रिजर्व करके रखना पड़ेगा। इतना पैसा बैंक के पास मिनिमम होना चाहिए, इतना पैसा बैंक मिनिमम आरबीआई के पास रखेगा। मतलब ये बैग में रखा हुआ पैसा है जो एक आरबीआई के पास रखते हैं आप और एक अपने पास रखते हैं, इस पैसे को आपको मेंटेन करना पड़ता है। अब बैंक को इतना पैसा मेंटेन करना पड़ता है, नहीं करेगा तो आरबीआई डांट लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में ये बोलते हैं कि बैंक वालों को जब डांट पड़ेगी तो वो क्या करेंगे, तो इसीलिए वो रिजर्व मेंटेन करते हैं। बट इसका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से क्या लेना देना। देखिए कभी कभी हो सकता है आरबीआई ने बोला है 4% रिजर्व मेंटेन करना है, पर आपके पास 4% जितने पैसे ही नहीं है। अब बैंक है तो पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन एट टाइम नहीं है, मतलब एट दिस प्रेजेंट टाइम नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में आप किसी और बैंक से फॉर द टाइम बीइंग ले लेंगे और इस 4% को मेंटेन रखेंगे, और इसी वजह से आप कॉल मनी का इस्तेमाल करते हैं। बैंक को फ़ोन करेंगे, बैंक हमारा 4% से थोड़ा नीचे जा रहा है, थोड़े दिन के लिए दे दो, 1 दिन के लिए दे दो, 10 दिन में रिटर्न कर देंगे। जैसे ही 10 दिन में आएंगे आप रिटर्न कर दोगे, या वो बीच में कॉल कर लेंगे, आपके पास होंगे, आप रिटर्न कर दोगे। तो यही फ़ायदा होता है किसका, हमारी कॉल मनी का। मतलब बैंक्स को जो रिजर्व एसएलआर और सीआरआर के फॉर्म में रखने पड़ते हैं, उसी को मेंटेन करने के लिए बैंक कॉल मनी का इस्तेमाल करता है। तो इट इज़ यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस, और कॉल मनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए होता है। कमर्शियल बैंक्स हैव टू मेंटेन अ मिनिमम कैश balance known as cash reserve ratio. The RBI of India changes the cash reserve ratio from time to time, which in turn affect the amount of funds available to be given by loans by the commercial banks. ये बोलते SLR और CRR का सिर्फ उतना सा फर्ज नहीं होता जितना मैंने बताया था कि भैया ये कभी किसी ने रिपेमेंट मांग ली, या फिर एक बैलेंस में वो होना चाहिए, या फिर किसी का लॉस हो गया, बैंक डूब गया, सिर्फ उतना काम नहीं होता, और बहुत सारे काम होते हैं। CRR और SLR बहुत अलग अलग फंक्शंस के लिए मेंटेन करना पड़ता है। तो आरबीआई ने अगर आपको बोला हुआ है, इसका रेट वो चेंज भी करता रहता है एट टाइम्स, तो आरबीआई ने आपको ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बोली हुई हैं, आपको इतनी मेंटेन करनी पड़ती हैं। चलिए, कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर टू बी एबल टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशो। क्या कॉल मनी क्या है? एक तरीका है जिससे बैंक क्या करता है, एक दूसरे से बोरो करता है एंड मेंटेन करता है कैश रिजर्व रेशो। दैट्स इट इस पॉइंट में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करते हैं हम। दिस इज कॉल मनी का ही इंटरेस्ट का सिस्टम। चलिए समझते हैं क्या बोलता है ये बोलता है द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन्स इज नोन एज कॉल रेट। देखिए, एक बैंक ने आपसे सहायता मांगी कि भाई 10 दिन के लिए मुझे थोड़े से पैसे दे दें। एट द एंड ऑफ द डे आप भी तो बैंक ही है ना। एक बैंक ने आपसे सहायता मांगी है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप भी तो बैंक ही हैं। फ्री में तो सहायता करेंगे नहीं। कैसे सहायता करेंगे? कुछ ना कुछ रिटर्न कमा के। तो रिटर्न कमाया जाता है कॉल रेट के थ्रू। ये बोलते हैं कि ये कॉल मनी पे आपको, क्योंकि ये लोन की तरह है, शॉर्ट टर्म लोन की तरह है, तो आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिसको आप बोलते हैं कॉल रेट। मतलब इंटरेस्ट रेट का नाम है कॉल रेट। दोबारा से बताती हूँ, देखिए ये क्या है कॉल मनी। कॉल मनी इज बेसिकली एक लोन। कौन सा लोन? शॉर्ट टर्म लोन। लोन पे अपन क्या पे करते हैं? हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, मान लीजिए 10% है हमारा इंटरेस्ट रेट, दिस इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को कॉल मनी के सिनेरियो में हम कॉल रेट से जानते हैं। तो इस 10% को हम इंटरेस्ट रेट ना बोल के क्या बोलेंगे? कॉल रेट। मतलब कॉल मनी पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसका नाम है कॉल रेट। ठीक है, कॉल गेट नहीं, कॉल रेट। It is highly volatile rate that varies from day to day and sometimes even from hours to hours। ये बोलते हैं ये ऐसे बदलता है ना, बिल्कुल ऐसे चुटकियों में। कभी कभी तो दिन में बदल जाता है, कभी कभी घंटों में भी बदलता रहता है। एक घंटे अलग है, दूसरे घंटे अलग होगा, तीसरे घंटे अलग होगा, ऐसे भी होता है।
There is an inverse relationship between call rates and other short-term money market instruments such as certificate of deposits and commercial paper. ये बोलते हैं रिवर्स इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अलग मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ रहा है तो तीसरा कम होगा, ऐसे चलता है. बट ये पॉइंट ना मैं आपको तब समझाऊंगी जब मैं समरी कवर कर रही हूँगी सारे पॉइंट्स की, तब वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा ये पॉइंट. तो फिलहाल के लिए ये हो गया हमारा कॉल मनी. चलिए नेक्स्ट पे जंप करते हैं. ये है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को समझने का सबसे इजी तरीका क्या है कि सबसे पहले बैंक का फंक्शन याद करो. बैंक क्या फंक्शन करता है ये तो मैं वही पता नहीं कितनी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बैंक क्या क्या करता है. बैंक ऐसे लोग जो कि पैसा जिनके पास एक्स्ट्रा होता है उनसे लेके, मतलब ये यहाँ पे सेव करते हैं, ऐसे लोगों को देता है जिनके पास पैसे की कमी होती है. तो नॉर्मल लोग डिपॉजिट्स करते हैं बैंक में, मतलब बैंक में अलग अलग नेचर का डिपॉजिट करेंगे, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, और उसी पैसे से बैंक आगे लोन दे देता है. बैंक के पास घर का कोई पैसा नहीं होता, थोड़ा बहुत होगा भी लेकिन उतना अमाउंट नहीं होता. बैंक हमारे द्वारा जमा किया हुआ धनराशि लोन के रूप में आगे बांटता है. तो ये भी इंटरमीडिएटरी ही है फाइनेंशियल मार्केट की तरह. अब समझिए कि बैंक को लोन देना है लेकिन बैंक के पास डिपॉजिट्स कम आए हैं. मतलब ये जो लोग हैं ना ये बहुत कम है, जबकि डिपॉजिट बहुत कम है, जबकि लोन बहुत सारे लोग लेने के लिए कतार में खड़े हुए हैं. आता है ना कुछ रिसेशन वाला टाइम जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता लेकिन लोगों को पैसे की आवश्यकता ज़्यादा होती है. तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो डिपॉजिट नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को आवश्यकता है तो वो लोन लेने ज़रूर आएंगे. पर बैंक तो हमेशा सर्कल ऐसे चलाता है कि पैसे वहाँ से आते हैं, मूव करते हैं और ऐसे जाते हैं. यहाँ पे बैंक क्या करेगा, यहाँ पे बैंक ये इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. जब बैंक के पास कम डिपॉजिट्स आते हैं, डिपॉजिट ग्रोथ कम होती है और क्रेडिट की डिमांड ज़्यादा होती है, उस टाइम पे बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करता है. याद रखिएगा डिपॉजिट लिखा हुआ मतलब बैंक से रिलेटेड है. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडीबी बोलते हैं इसको, आर अनसिक्योर्ड negotiable short-term instrument in bearer form issued by commercial banks and development financial institutions. What are development financial institutions? वो इंस्टीट्यूशन जो कि डेवलपमेंट का काम करवाते हैं. मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेक्टर है, उसका डेवलपमेंट कराना है, पूरी इकोनॉमी का डेवलपमेंट कराना है, तो उस टाइम पे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टेंस में आते हैं. एंड ये अलॉन्ग विथ कमर्शियल बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करते हैं जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. नेगोशिएबल बोले तो हर एक जगह मूव कर सकता है. ये इंडिविजुअल्स को इशू किए जा सकते हैं, कॉरपोरेशंस को इशू किए जा सकते हैं, कंपनीज को इशू किए जा सकते हैं. ये कब इशू किए जाते हैं, जब डिपॉजिट ग्रोथ कम होती है बैंक की और डिमांड फॉर क्रेडिट हाई होता है. याद रखिएगा बैंक को पैसा डिपॉजिटर्स देते हैं और बैंक उसी पैसे को आगे लोन के रूप में दूसरे लोगों को बांटता है. अगर बैंक को डिपॉजिट्स नहीं मिलेंगे तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि बैंक आगे लोन बांट सके. सो बैंक को डिपॉजिटर्स की रिक्वायरमेंट होती है लोन बांटने के लिए. अगर डिपॉजिटर्स नहीं मिलते तो बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का सहारा लेती है. और ये किसको किसको इशू करती है, इंडिविजुअल्स को, कॉरपोरेशन को, बड़ी बड़ी कंपनीज को और कंपनीज को. ठीक है. दे हेल्प टू मोबिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड्स. ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को शॉर्ट पीरियड के लिए मोबिलाइज करने में मदद करती है. सो याद रखिएगा डिपॉजिटर्स कम है, लोन लेने वाले ज़्यादा हैं, बैंक के पास पैसे कम हैं, जिसके कारण बैंक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करने पड़ रहे हैं. और वो किस किस को इशू करेंगे, इंडिविजुअल्स को, कॉरपोरेशंस को, कंपनीज को. तो इस तरह से बैंक अपना फॉर द टाइम बीइंग का काम चलाती है. लेकिन अगेन ये कितने टाइम पीरियड के लिए होंगे, मैक्सिमम 1 ईयर तक होंगे. शॉर्ट पीरियड के लिए ही जो रिक्वायरमेंट होती है वही सेटिस्फाई होती है इससे. सो ये हो गया हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज कमर्शियल बिल. कमर्शियल बिल्स क्या बोलते हैं,
कमर्शियल बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चलिए, आपको यहीं से पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि हम 11th में बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ चुके हैं। सी, बिल ऑफ एक्सचेंज प्लस प्रॉमिसरी नोट प्लस इनका क्या डिफरेंस होता है, हम ऑलरेडी 11th में कवर कर चुके हैं। आई एम प्रिटी श्योर आपने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल हल्के एक लाइन में इसका मतलब बता दूंगी, सो दैट आप इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। मुझे किसी इंसान से रॉ मटेरियल लेने हैं। मुझे किसी इंसान से क्या करने हैं? रॉ मटेरियल लेने हैं। उसने मेरे यहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लाई किए, लेकिन मेरे पास आज कैश नहीं है उसे देने के लिए। मेरे पास आज कैश नहीं है उसे देने के लिए, तो मैं उसे बोलूँगी भाई बिल ऑफ एक्सचेंज बनवा ले। वो मुझसे बोलेगा कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मैं उससे बोलूँगी क्यों, 11th क्लास नहीं की है तुमने? तो वो बोलेगा नहीं, मैं साइंस वाला था। कोई बात नहीं, साइंस वालों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो कॉमर्स की टर्म्स नहीं समझ पाते। कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। सो रॉ मटेरियल उसने सप्लाई किए मुझे उसे बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब मैंने उसे बोला कि बिल ऑफ एक्सचेंज बना ले। अब उसने मुझसे पूछा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। मैं उसे साफ शब्दों में समझाने के लिए बोलूँगी कि ये एक पेपर है जिसके ऊपर तुम लिखोगे आई ऑर्डर पायल पोपली, डॉटर ऑफ M.L. Popley, to pay me $50,000 on 7th of March 2021। मतलब क्या हुआ इसका? बिल ऑफ एक्सचेंज एक नोट होता है जो कि इस इंसान द्वारा जिसको पैसे लेने हैं उसके द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है, और उसमें ये लिखा जाता है कि सामने वाली पार्टी को मुझे पैसे देने हैं, मतलब सामने वाली पार्टी मुझे पैसे देगी इस तारीख को इतने इतने अमाउंट में। तभी इसने लिखा ना आई ऑर्डर पायल पोपली, दैट इज़ माय नेम। मैंने रॉ मटेरियल्स परचेज किए थे ना, और ये बनाएगा कौन? ये बनाएगा जिसने पैसे कलेक्ट करने हैं। ऑन द अदर हैंड प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? वो इंसान बनाता है, वो इंसान प्रॉमिस कर रहा होता है जिसको पैसे देने हैं। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। चलो मैंने लगे हाथ ये भी समझा दिया तुम्हें। सो प्रॉमिसरी नोट इज बेसिकली अ नोट जिसमें वो लिखते हैं कि भैया ये मैं मानता हूँ कि मैंने सामने वाले से इतने इतने पैसे लिए हुए और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे इस डेट को इतने इतने पैसे रिटर्न कर दूंगा। वेयरएज बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है कि ये इंसान ऑर्डर करेगा आपको कि आपको मुझे पैसे देने हैं इस तारीख को, तो चुपचाप आ जाइएगा पैसे देने के लिए। तो इट्स एन ऑर्डरिंग टर्म, वेयरएज वो क्या होता है? प्रॉमिस वाले वे में होता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज का फायदा क्या होता है? एक तो मैं हो सकता है उसी तारीख को उसको जाके पैसे दे दूं, मतलब 7 मार्च हमने डिसाइड किया था, बट व्हाट इफ इसको 3 मार्च को ज़रूरत पड़ गई पैसे की। अब ये मेरे पास भी नहीं आ सकता क्योंकि हमने तो म्यूचुअली डिसाइड किया था 7 मार्च को पेमेंट मिलेगी। अभी बेचारा जाएगा कहाँ? इसको भी तो पैसे की ज़रूरत है। ये जा सकता है बैंक के पास। ये कहाँ जा सकता है? बैंक के पास। ये बैंक वालों को बोलेगा कि सर मेरे पास ऐसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है जिस पे 7 तारीख को मुझे पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन मुझे आज अर्जेंटली ज़रूरत है पैसे की, आप कुछ हेल्प कीजिए। बैंक बोलेगा बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट क्या है? ये इंसान बोलेगा 50,000। बैंक बोलेगा मैं तुम्हें 48,000 रुपीज़ देता हूँ आज कैश में, तुम बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले मुझे, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे दे जाओ, उसके बदले में 48,000 ले जाओ। क्या समझे? बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए अगर ये वेट करता 7 तारीख तक तो इसे कितने रुपए मिलते? 50,000 रुपए। लेकिन क्योंकि ये बैंक के पास अभी चला गया ये बोल के कि बिल ऑफ एक्सचेंज के पैसे आने में अभी 7 तारीख का समय है, तो मुझे तो आज 3 तारीख को ही पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक बोलेगा हम तुम्हारी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहे हैं तो हमें भी तो कुछ मुनाफा होना चाहिए। तुम एक काम करो, 50,000 की जगह हमसे 48,000 ले जाओ, जो 2,000 एक्स्ट्रा है ना वो हमारी कमाई हो जाएगी।
अब बैंक एक पेपर लेके अपनी कमाई कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है कि 7 तारीख को बैंक तुम्हारे घर के आगे खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे नहीं मतलब या तो मैं ही थी ना, तो मेरे घर के आगे खड़ा हो जाएगा कि मैडम आपने 7 तारीख का डेट दिया था बिल ऑफ एक्सचेंज का, ज़रा पेमेंट करो 50,000 रुपए की। क्या समझे, क्या बूझे, ये मैं हूँ, ये मेरा रॉ मटेरियल सप्लायर है, मैंने उससे रॉ मटेरियल खरीदे, मेरे पास कैश नहीं है, पैसे की बहुत किल्लत है, तो उसने मुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया ड्रॉ करके। ये ड्रॉर होगा, मतलब ये ड्रॉ करने वाला है ना बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ड्रॉर होगा, जिसमें ये लिखेगा आई ऑर्डर पायल पोपली डॉटर ऑफ एम.एल. पोपली टू पे मी 50,000 रुपीज ऑन 7th मार्च। पर उसको 3 तारीख को ही ज़रूरत पड़ गई, 3 मार्च को ही ज़रूरत पड़ गई, तो बैंक के पास जाएगा कि मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो, मुझे पैसे दे दो। बैंक बोलेगा हमें क्या मुनाफा होगा, तो आप उसे बोलोगे बैंक तुम 48,000 मुझे दे दो, 50,000 तुम कलेक्ट करोगे, 2,000 का तुम्हारा मुनाफा है। बैंक बोलेगा बहुत सही डील है, चलो ले जाओ मुझसे 48,000 और 7,000 रुपये, मतलब 7 तारीख को 50,000 रुपये पायल पोपली से ले लेना। तो इस तरह से बैंक का भी क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये बैंक को आप ट्रांसफ़र क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज इट इज़ नेगोशिएबल। मैंने बताया था ना, नेगोशिएबल का मतलब जो ईजिली ट्रांसफरेबल रहता है वो। अब इन सारी चीज़ों का इससे क्या लेना देना है, कमर्शियल बिल कुछ नहीं है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, इसलिए हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की पूरी कॉन्सेप्ट को समझा था। Used to finance the working capital requirement of business firms। कभी कभी होता है बिजनेस फर्म्स को डे टू डे एक्टिविटीज़ चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत लगती है, तो उस टाइम पे ये इशू किया जाता है। मान लीजिए मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे पास फिक्स एसेट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास अभी हार्ड कैश नहीं है, मुझे अर्जेंटली रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं। रॉ मटेरियल खरीदना क्या है, मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे सिनेरियो में मेरा जो पैसा स्पेंड होगा वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के नाम पे होगा। It is a short-term negotiable self-liquidating instrument which is used to finance the credit sales of firms. When goods are sold on credit, the buyer becomes liable to make payment on a specific date in future. The seller could wait till the specified date or make use of bill of exchange. The seller of the goods draw the bill and the buyer accepts it. सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि ड्रॉर कौन होता है, वो इंसान जो बनाता है, वो किसको देता है बिल ऑफ एक्सचेंज, सामने वाले इंसान को जिसको पे करना है, और सामने वाला इंसान जिसको हम ड्रॉई भी बोलते हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। ऑन being accepted the bill becomes a marketable instrument is called a trade bill। एक बार ड्रॉई जो सामने वाली पार्टी होती है, यहाँ पे कौन थी, मैं थी, ड्रॉर कौन था, सामने वाला इंसान जिससे मैंने रॉ मटेरियल परचेज किए थे, ड्रॉई मतलब मैं, अगर मैंने एक बार एक्सेप्ट कर लिया इस बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो मैं क्या बन जाऊंगी, मैं ड्रॉई तो बनी हुई हूँ, और बिल क्या बन जाएगा, ट्रेड बिल बन जाएगा, और ये मार्केटेबल सिक्योरिटी बन जाएगी, इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। These bills can be discounted with the bank if the seller needs funds before the bill matures. When a trade bill is accepted by a commercial bank, it is known as commercial bill. Okay. पूरा जो मैंने समझाया वही है, बस यहाँ पे देखो, बैंक ने ले लिया मुझसे, मतलब इस सामने वाले इंसान से बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे जैसे ही बैंक उसे एक्सेप्ट करेगा इसे कमर्शियल बिल का नाम दे देंगे। तो नॉर्मली हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन चल रही थी, वो ट्रेड बिल कहला रहा था, जैसे ही उसने उसे बैंक से इनकैश कराने की कोशिश की, वो कमर्शियल बिल बन गया। क्या समझे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा समझदारी से करना है, एंड थोड़ा सा मतलब ये ऐसी कॉन्सेप्ट है जिनमें कॉमन सेंस इस्तेमाल होगी। तो अगर कहीं लग रहा है कि दिक्कत जा रही है, या थोड़ा अभी तक जो पढ़ा था वो थोड़ा इजी था, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा और अच्छी तरह समझो, क्योंकि हो सकता है कल तुम इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो पैसे की चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझा करो, सिंपल सा रूल है लाइफ का। सो कमर्शियल बिल क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 11th क्लास की वीडियोस देख लेना, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। एंड आप क्या करते हैं कमर्शियल बिल के साथ, बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ, सामने वाले के ऊपर आप डालते हैं कि भैया तुम्हें मुझे पेमेंट देनी है इस तारीख को इतने इतने रुपए में, सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर लेता है, इसे हम ट्रेड बिल बोलते हैं। और ट्रेड बिल एक बार डिस्काउंट कराने के लिए हम बैंक चले जाएं,
बैंक से जो हम 48,000 लेके आ रहे थे ना 50,000 के बदले में, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज अगर हम करवाते हैं तो फिर वो क्या बोला जाता है, कमर्शियल बिल बन जाता है। चलिए ये हो गया हमारा कमर्शियल बिल। नाउ व्हाट, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। सी, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स बैंक से रिलेटेड हैं। मैंने आपको बताया था ना, डिपॉजिट से आपको याद रखना है फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये कहाँ होते हैं, बैंक में होते हैं। तो उसी से आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को भी लिंक करेंगे। अब हमें जानना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्यों इंसान फिक्स्ड डिपॉजिट्स में ना इन्वेस्ट करके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करे। क्योंकि आपके पास तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है ना, बैंक आपके पास दोनों ऑप्शन लेके यूँ खड़ा हो जाएगा कि भैया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेना है या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट लेना है। तो आपको वहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा आपको कौन सा लेना है, और उसके लिए आपको दोनों का ज्ञान होना ज़रूरी है, जो कि डिफरेंस से और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बेसिक ज्ञान तो हमने दोनों का ले ही लिया है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स का 11th क्लास में ले लिया था जब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे थे, और यहाँ पे हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का ले लिया। अब डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है, सीडीज आर फ्रीली नेगोशिएबल। मैंने एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लिया बैंक से, ठीक है, मैंने बोला 1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, मैं ले रही हूँ, सॉरी भूल ही गई थी। अब मैंने ले लिया बैंक से वो डिपॉजिट। अब क्या मुझे वो डिपॉजिट हमेशा के लिए अपने पास रखना ज़रूरी है? अब आप बोलेंगे मैम 1 साल की तो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है, तो अब उसमें क्या एक मतलब हमेशा के लिए बोल रहे हो? तो बेटा चलो मान लेते हैं 90 दिन का, 160 दिन का है, ठीक है, 160 दिन का मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। 160 दिन में भी हमें कभी ना कभी लगेगा ना कि यार आज मज़ा नहीं आ रहा, हटा देते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को आप किसी और को भी दे सकते हैं। मैंने बैंक से खरीदा, बट मैं हमेशा के लिए उसे अपने पास नहीं रखूंगी, मैं उसे चाहूँ तो किसी और को भी दे सकती हूँ। और ऐसा नहीं है एक मूवमेंट हो गया तो वहाँ पे मूवमेंट क्लोज। मैंने किसी और को दिया, उसको भी 2 दिन में बोरियत लगी, उसने किसी और को दे दिया, उसको भी 2 दिन में बोरियत लगी, उसने किसी और को दे दिया, फिर उसने किसी और को दे दिया, लास्टली मैंने खुद नहीं परचेज कर लिया। ऐसा भी हो सकता है। तो इट्स फ्रीली ट्रांसफरेबल। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, नेगोशिएबल होते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान पे इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। आज मेरा, कल किसी और का, परसों किसी और का, उसके अगले दिन किसी और का। फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता है। क्यों? जब मैं फिक्स डिपॉजिट कराती हूँ, अपने नाम से कराती हूँ, मैं किसी और का नाम उसमें लिखवाती हूँ? नहीं लिखवाती। मैं किसी और को वो फिक्स डिपॉजिट देती हूँ क्या? नहीं देती। तो इसको ट्रांसफर करना नॉट पॉसिबल। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खुद खरीदो, बाद में बांटते रहो, लोगों को दे दो, कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपके पास है तो आपको अपने पास ही रखना पड़ता है, आपके नाम से ही रहता है वो चीज़। सेकेंड, सीडीज कैन बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 91 डेज टू 1 ईयर। सीडीज कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं? 91 डेज से लेके 1 साल तक के लिए हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 1 साल, ये वैलिडिटी है इसकी। जबकि फिक्स डिपॉजिट मिनिमम 4 दिन से शुरू होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 7 साल, 8 साल, 9 साल, जितने साल मर्जी करा लो, लेकिन मिनिमम 4 दिन से शुरू होंगे। 7 दिन से होने लगे, मतलब कुछ बैंक में 7 दिन से है, कुछ बैंक में 4 दिन से है, तो मिनिमम आपको 7 दिन का फिक्स डिपॉजिट तो कराना पड़ेगा, ऐसा रहता है। तो इसका टाइम पीरियड अलग है, इसका अलग है। ये 91 डेज से लेके 1 ईयर तक चलता है, जबकि ये वाला 4 दिन से लेके अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक चल सकता है। मैं अपने नाम पे 18 साल तक फिक्स डिपॉजिट कराना चाहती हूँ, कोई मुझे रोकेगा नहीं, कर देंगे सब। CDs are issued at a discount on the actual amount of deposit held. जब मैं CD खरीदने जाती हूँ तो लोग मुझे इसे डिस्काउंट पे देते हैं। मतलब मान लीजिए 10,000 का है तो वो मुझे 9,500 का देंगे, जबकि ऐसा FD में नहीं होता, एक्चुअल अमाउंट पे ही डिपॉजिट होती है चीज़। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट
एक कम ड्यूरेशन वाली चीज़ है जो कि 91 डेज टू 1 ईयर तक ही चलती है। फ्रीली आप इसे एक से दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड ये डिस्काउंट पे इशू की जाती है। वेयरएज ये वाली चीज़ फ्रीली नेगोशिएबल नहीं होती है, मिनिमम 4 दिन से लेके मैक्सिमम अनलिमिटेड पीरियड तक चलती है। एक्चुअल अमाउंट पे ही डिपॉजिट होता है, ऐसा कोई नहीं है कि कम डिस्काउंट पे होगा कि मैंने 10 लाख की एफडी कराई है तो 8 लाख मिल रहे हैं मुझे, नहीं, बल्कि ज़्यादा ही मिलेंगे। सो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। चलिए, क्या हमारी गाड़ी यहीं पे ख़त्म होती है, यहीं पे रुकती है? नहीं, और भी बहुत कुछ पढ़ना है हमें। यहाँ हम पढ़ते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में कौन से सेमी गवर्नमेंट के वो हैं, कौन से प्राइवेट के, कौन से बैंक के। सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि ये किस फॉर्म में इशू होते हैं, क्योंकि किसी में हमने पढ़ा था ये बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में होते हैं, किसी में हमने पढ़ा था ये प्रॉमिसरी नोट के वे में होते हैं। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे कि रिस्क कितना है, कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट में कितना रिस्क लाई करता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट रहेगा हमारा मिसलेनियस पॉइंट, जिसमें हम बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो ये 4 कॉलम्स आपको बनाने हैं, ये 4 पॉइंट्स आपको लेने हैं, ये 4 बेसिस आपको लेने हैं, और बाकी फिर सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट, अच्छा, थोड़ा सा ना रिविजन करने के लिए भी अच्छा मौका है, तो जैसे जैसे मैं पूछती जाऊंगी आप सोचते जाना, दिमाग में अपनी नोटबुक में पेंसिल से लिखते जाना, उसके बाद चेक करना कि वाकई यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट से शुरू करेंगे, पहले सबका इशू फिल करेंगे, फिर सबका फॉर्म, फिर रिस्क, फिर मिसलेनियस। ओके, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? ट्रेजरी बोले तो खजाना। खजाना किसके पास रहता है? किसके पास रहता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। बट क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद से ये काम करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर एक पर्टिकुलर काम में लग जाएगी तो बाकी के काम कौन करेगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है आरबीआई को। ये क्या होता है? गवर्नमेंट का बैंक। तो गवर्नमेंट का बैंक ट्रेजरी बिल्स इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट। फिर बात करते हैं कमर्शियल पेपर्स के बारे में। कमर्शियल पेपर्स कौन इशू करता था? किसने इशू किया है कमर्शियल पेपर्स? किसकी फर्ज बनती है कमर्शियल पेपर इशू करने की, जिससे ब्रिज फाइनेंसिंग का भी कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है? कंपनीज की। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, क्रेडिट वर्दिनेस वाली कंपनीज होती हैं, वो कमर्शियल पेपर्स को इशू करती हैं। देन हम बात करें कमर्शियल बिल्स के बारे में, तो ये भी बिजनेस फर्म्स ही इशू करते हैं। कमर्शियल बिल्स कौन इशू करते हैं? बिजनेस फर्म्स इशू करते हैं। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स बोले तो किसका काम? बैंक का काम। तो सर्टिफिकेट्स कौन इशू करेगा? ये वाले बैंक ही करेगा। हर तरह के डिपॉजिट्स बैंक ही इशू करता है। कॉल मनी। कॉल मनी कौन इस्तेमाल करता था? थोड़े दिन के लिए होती है, किसी चीज़ की किसी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए होती है, अगेन इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए होती है, तो बैंक ही इशू करता है। सो फर्स्ट पॉइंट इशू का था, ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द, और उनके बिहाफ पे कौन करता है? आरबीआई। कमर्शियल बैंक्स कौन इशू करता है? कंपनीज। कमर्शियल बिल्स कौन इशू करता है? बिजनेस फर्म्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? बैंक्स। कॉल मनी कौन इशू करता है? बैंक्स। चलिए, आई होप इशू वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं गई होगी। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज फॉर्म। किस फॉर्म में इशू किए जाते हैं? जो हमारे ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रॉमिस होता है कि बेटा हमने जो तुमसे पैसे लिए हैं हम तुम्हें वापस देंगे। तो ये होते हैं प्रॉमिसरी नोट के रूप में। कमर्शियल पेपर्स भी कंपनीज के द्वारा प्रॉमिस ही होता है, तो इसे भी हम क्या करते हैं?
प्रॉमिसरी नोट के रूप में ही इशू करते हैं। कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल बिल्स आते हैं हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज में। मैंने पूरा समझाया था ना बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट से कैसे डिफरेंट होता है। तो ये दोनों अगर प्रॉमिसरी नोट से, तो कमर्शियल बिल्स हमारा क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स के रूप में आते हैं, और कॉल मनी हमारा थोड़ा सा लोन के रूप में आ जाता है, शॉर्ट टर्म लोन के रूप में। तभी तो इस पे इंटरेस्ट लगता है, और उस इंटरेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, उस इंटरेस्ट के रेट को हम किस नाम से जानते हैं, कॉल रेट के नाम से। चलिए, ये हमने सेकंड पॉइंट पढ़ लिया फॉर्म का, कि कौन सा किस फॉर्म में होता है। ट्रेजरी बिल्स प्रॉमिसरी नोट, बिल के प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में होता है। कमर्शियल पेपर्स प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में होता है। कमर्शियल बिल बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हमारे डिपॉजिट्स के रूप में होता है, और कॉल मनी हमारा लोन के रूप में होता है, शॉर्ट टर्म लोन के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से वाला इंस्ट्रूमेंट कितना ज़्यादा रिस्की है। मैंने आपको बताया था कि ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं, मानते हैं, और गवर्नमेंट को पैसा दिया मतलब वापस मिलेगा ही मिलेगा। वो बात अलग है, कुछ चीज़ों में वो वापस नहीं देती है, लेकिन जब गवर्नमेंट बकायदा बोल के लेती है कि हम तुमसे पैसा ले रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में वो वापस भी करती है। तो यहाँ पे बिल्कुल नेग्लिजिबल रिस्क रहेगा। When it comes to commercial papers, ये किसने इशू किए हैं, कंपनीज ने किए हैं। क्या कंपनीज का भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आप थोड़ी ना जानते हैं कौन कब कैसे फ्रॉड कर दे। सहारा और ये जितने भी वो हो गए, अभी मोदी ने किया था एक, कौन सा, नीरव मोदी, एंड देन एक विजय माल्या ने किया था। सारे कंपनीज ही तो चला रहे थे, उनका भरोसा किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता था। तो ये हम बोल सकते हैं कि थोड़े से रिस्की होते हैं। वहीं अगर कमर्शियल बिल्स की बात करें तो ये मॉडरेट होते हैं, ना ज़्यादा रिस्की ना ज़्यादा रिस्क फ्री। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बैंक को देते हैं तो लेस रिस्की यू कैन से, एंड कॉल मनी तो दोनों बैंक के बीच का ट्रांजैक्शन होता है, तो ये भी मॉडरेटली रिस्की होता है, या फिर बोल सकते हैं लेस रिस्की होता है, इसमें भी ज़्यादा रिस्क नहीं होता। चलिए, अब आई है मिसलेनियस पॉइंट की बारी। मिसलेनियस पॉइंट्स में क्या, ट्रेजरी बिल्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं, और वही डिस्काउंट ही तो आपका क्या होता है, फायदा होता है। प्लस ट्रेजरी बिल्स 25,000 के मल्टीपल्स में होता है। कमर्शियल पेपर्स की बात की जाए तो ये सीजनल या फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बनाया जाता है, और इसके साथ एसोसिएटेड है हमारे ब्रिज फाइनेंसिंग की कॉन्सेप्ट। ब्रिज फाइनेंसिंग पढ़ा था ना कि कैपिटल मार्केट में कदम रखना है तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। फ्लोटेशन कॉस्ट पूरी करने के लिए आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कौन सा होता है आपका कमर्शियल पेपर। कमर्शियल बिल्स जो हैं हमारे, वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं आपके नॉर्मल वर्किंग कैपिटल की ही रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जब बैंक के पास कम डिपॉजिट्स आ रहे होते हैं, ज़्यादा क्रेडिट की डिमांड होती है, तो उस टाइम पे बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करता है। किसको किसको, इंडिविजुअल्स को, कॉरपोरेट्स को, कंपनीज को। कॉल मनी की बात की जाए तो ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो कि CRR या SLR को मेंटेन करने के लिए की जाती हैं 1 से 15 दिन के लिए। सो इसके स्पेशल पॉइंट्स ये सब हैं। चलिए एक बार सम अप करें जल्दी जल्दी। तो ये हमने 4 बेसिस पढ़े हैं, जिसके बेसिस पे हम बाइफिकेशन कर रहे हैं सबका। हम यहाँ डिफरेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे समरी पढ़ रहे हैं। जितने पॉइंट्स अपन ने पढ़े हैं उसकी समरी है ये।
ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए जाते हैं और जो वो हैंड होता है जो इशू करता है वाकई में वो होता है आरबीआई। कमर्शियल बैंक कंपनीज करती हैं, कमर्शियल बिल्स फाइनेंशियल बिजनेस फर्म्स करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बैंक करते हैं, कॉल मनी बैंक देते हैं। फॉर्म के बारे में बात करें तो ये प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में होता है, कमर्शियल पेपर प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में होता है, कमर्शियल बिल्स बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में होता है, बिल से याद रखना, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डिपॉजिट के फॉर्म में होता है, और कॉल मनी लोन के फॉर्म में होता है। रिस्क ट्रेजरी बिल्स में नेग्लिजिबल होता है, कमर्शियल पेपर थोड़ा सा रिस्की होता है, कमर्शियल बिल्स भी कंपैरेटिवली रिस्की ही होता है, मॉडरेट रिस्क मान लो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेस रिस्की होता है, और कॉल मनी मॉडरेट या फिर लेस रिस्की यू कैन से। मिसलेनियस में डिस्काउंट मतलब आपको ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, 90,000 की चीज़ आपको 80,000 में बेची जाएगी पर पैसे वापस मिलेंगे 90,000 रुपये, तो 10,000 आपका मुनाफा है जिसको हम डिस्काउंट का नाम देते हैं। ये 25,000 के मल्टीपल्स में होता है, 25, 50, 75, 1 लाख, 1,25,000, 1,50,000। ये सीजनल या फिर वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होते हैं उसको फिल करने के लिए होता है, प्लस ब्रिज फाइनेंसिंग की कॉन्सेप्ट भी इसी से एसोसिएटेड है। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। ये आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल में ज़्यादा वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है, बस ये प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में होता है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जब डिपॉजिट्स आपके बैंक के पास कम आए, उसकी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, उस टाइम पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए जाते हैं। किस किस को इशू कर सकते हैं? इंडिविजुअल्स को, कॉरपोरेशंस को और कंपनीज को। यहाँ बात करते हैं कॉल मनी इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होती है, CRR SLR दोनों की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए होती है। 1 से 15 दिन तक की इसकी मैच्योरिटी पीरियड रहती है। चलिए फाइनली हमारा मनी मार्केट कंप्लीट हुआ। अब हम क्या शुरू करेंगे? अब हम शुरू करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ना, वो भी हम आज ही पढ़ेंगे। चलिए तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विथ कैपिटल मार्केट। और अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे ले लीजिए। एंड अगर आपको 11th-12th क्लास के किसी भी टॉपिक में बिजनेस स्टडीज़ की कोई भी डाउट है तो मैग्नेट ब्रेन्स पे ऑलरेडी वीडियोस बनी